नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्मार्ट गुरुकुल में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में मुझे कैसे और किस प्रकार तैयारी करनी है सो मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूं। चलिए, तो हम लोग आज मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और कैसे मगध राज्य का पतन हुआ इसके विषय में जानेंगे और जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस प्रश्न पर चर्चाएं करेंगे और चर्चा करने के बाद हम जो फिर सिकंदर है ये सिकंदर के विषय में भी जानेंगे। जितना सारा मैंने क्वेश्चन लिखा है, जितना भी प्रश्न मैंने लिखा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। जल्दी से जल्दी पहले हमारे साथ जुड़ जाइए और यही नहीं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐप्स को भी डाउनलोड करिए और डाउनलोड कर करके उसे पढ़ने का कोशिश करिए। और जब तक कि आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक कहीं कुछ किसी को आज तक नहीं मिला है। अब कहिए कि मैं बगैर मेहनत के आज संसार में अगर कोई कुछ पा ले तो नामुमकिन है। इसलिए भाई मेरे, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना है और मुमकिन करके दिखाना है। और करके दिखाना ही नहीं है, वाकई में इस बार अपने जो हमारा पहचान है अर्थात खुद का पहचान है, वो खुद के पहचान को बना लेना है। याद रखिएगा, इसलिए हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और पहुंचेगा ही नहीं भाई मेरे, आपको सहयोग इतना हद तक मिलेगा कि आपकी जो इस बार सोच है वो सोच पूरी हो जाएगी, है ना। देखिए, संघर्ष हर कोई करता है, हर एक कोई के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही कामयाब होता है जो दर्द सहता है ना। संघर्ष देखिए इस जीवन में हर कोई करता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो इसके दर्द को सहता है। इसलिए भाई मेरे, हमेशा कोशिश करिए कि जितना भी पढ़ाया जा रहा है हमेशा उन्हें नोट करने का एकदम कोशिश करेंगे। चलिए, हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और नित्य दिन आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे भाई मेरे। आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए देखिए, जितना भी जबरदस्त क्वेश्चन जो था है ना वीडियो में, वो मैंने आपके साथ लाया है ना। आप देखते होंगे स्क्रीन पर जो लगा हुआ है, बोर्ड पे जो बना हुआ है, इसे मैं आपको बताऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि है ना, देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि आज से पहले वाले वीडियो में कि वो महाजनपद तो हम लोगों ने जाना था कि 16 महाजनपद हुआ करता था। कितना होता था? 16 महाजनपद होता था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद था तो वो मगध था, है ना। मगध का जो प्राचीन वंश था वो कौन था? संस्थापक उनका कौन था? वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा, बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे दूसरा में मगध की राजधानी, है ना। देखिए, मगध की राजधानी, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में देखा जाता है और आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर ये आपको देखनी है कि मगध की राजधानी कहाँ है। वो गिरिवज्र अर्थात राजगिर। ध्यान में रखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ? गिरिवज्र अर्थात राजगिर। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? ये बिंबिसार है। बिंदुसार याद नहीं रखिएगा, एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है। तो ये बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। और ये गद्दी पे कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व में। कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी भाई मेरे आप जुड़ जाइए क्योंकि आपके एग्जाम में है ना ये सब प्रश्न आपको देखने को हो सकता है मिले। और जब मिलेगा तो आपको है ना कहीं आपकी जो सोच है, जो आपकी आदत सी लग गई है ना। क्या आदत सी लग गई है? कि भूखों की। और वो कैसी भूख? प्रश्न को पढ़ने की, प्रश्न को जानने की। हमें ऐसी भूख ही होनी चाहिए और अगर ऐसी भूख तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि हमारे ये भूख शांत ना हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है जब मुझे अपने पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये भूख होनी चाहिए। आप सभियों में हम यही भूख देखना चाहते हैं।
आप सभियों में यही ललक देखना चाहते हैं, आप सभियों में ऐसी ही झलक देखना चाहते हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही भूख आपको, है ना, आपकी मनों की भूख को शांत कर सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 544 ईस्वी में बिंबिसार जो था, 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार राजगद्दी पे बैठा था और ये हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, राजगृह का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी, अर्थात किसने, उसने अर्थात किस शासक ने, है ना, राजगृह का निर्माण किया और उसको अपनी राजधानी बना लिया, है ना, अपनी राजधानी बना लिया। किसने बनवाया? तो वो किसने था, बनवाने वाला राजा था, वो बिंबिसार था। वो राजा कौन था? वो राजा बिंबिसार था। याद रखिएगा कि राजगृह का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी किस शासक, अर्थात उसको अपनी राजधानी, है ना, याद देखिए, उसने अपनी राजधानी बनाई, अर्थात किसने? ये बिंबिसार ने बनाई, है ना, और वह बिंबिसार ने अपनी राजधानी बना लिया। किसको बना लिया था? राजगृह को। तो पूछा जाएगा, राजगृह को किसने अपनी राजधानी बना लिया? तो बिंबिसार ने। और उस बिंबिसार ने किसका निर्माण किया था? राजगृह का। राजगृह का निर्माण भी किया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? जबरदस्त क्वेश्चन आता है, क्योंकि कहे थे ना, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अगर माना जाता था तो वो बिंबिसार था, क्योंकि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन किया था, जो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, है कि नहीं है। मगध अर्थात बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष तक। ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, आपको सुनने से कहीं ना कहीं हम 100% कहते हैं कि 99% याद दिला देंगे। ऐसे केवल आप हमको सुनिएगा, सुन कर करके आपको 99% याद हम ऐसे ही करा देंगे। बाकी जो 1% है वो आपको नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको कभी दुविधा ना हो, कहीं आपको कहीं भय ना हो। इसीलिए हम लोग आपको कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समझा सके, है ना। चलिए अगला आते हैं बिंबिसार के विषय में, है ना। बिंबिसार की अब हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? अजातशत्रु जो था ना, ये कौन था? बिंबिसार का पुत्र। हम कहे हैं कि अगर उस समय मगध साम्राज्य जो था, तो उस समय प्राचीन समयों में अगर बात करते हैं, राजा जो होते थे ना, तो कई राजा या कई शासक को देखते हुए हमें यह प्रतीत होता था कि वह अपने पिता का ही हत्या क्यों कर देते थे। क्या थी सत्ता में? क्या होता था सत्ता? कैसी भूख थी सत्ता की? आप सोच लीजिए। कहते हैं भाई, खुद कर्ज मत बनिए। खुद कर्ज बनने से जीवन में सफलता नहीं मिलता है ना। मेहरबान बनिए, है ना, दयावान बनिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। दया का भाव अपने मन में होना चाहिए, दया की दृष्टि आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। और यही रीति है, यही संस्कृति है, यही परंपरा है कि मन में कोई भी व्यक्ति अगर तभी सफल बनता है जब उसमें दया का भावना थोड़ा भी हो, है ना। दया का भावना मन में व्याप्त हो, तभी वो महान बनता है। और महान बनने से उसे कोई रोक भी नहीं सकता, तब जब उनके मन में दया का भाव हो, है ना। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। याद रखिएगा, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई मेरे, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक? अभी देखिए मैंने बिंबिसार, बौसे बिंबिसार और बौसे 52 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक बिंबिसार ने। और अजातशत्रु ने कितने? अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक शासन किया था। देखिए हमने लिखा है ना, याद रखिएगा। और भी आगे क्वेश्चन है कि अजातशत्रु
प्रारंभ में किस धर्म को अपनाया था, अर्थात शुरू में अजातशत्रु जो थे वह किस धर्म को मानते थे, वह मानते थे जैन धर्म को, लेकिन बाद में किस धर्म में मिल गया, बौद्ध धर्म में, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि सत्य कभी परेशान नहीं होता, है ना। सत्य परेशान, हम कहते हैं सत्य परेशान, देखिए क्या बात है कि सत्य कहा जाता है सत्य कभी पराजित नहीं होती, परेशान भले हो जाता है, सत्य परेशान भले हो जाए पर पराजित होना कभी सत्य ने सीखा ही नहीं है। सत्य कितने भी व्याकुल क्यों ना हो जाए पर वो हमेशा संघर्षरत रहता है, वो कभी पराजित होता ही नहीं है ना। याद रखिएगा कि सत्य जो है परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अजातशत्रु प्रारंभ में जो था ना, ये अपने पिता का हत्या कर करके गद्दी पे बैठा था और प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में हमने कहा था जो सत्य धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, उस धर्म में फिर मिल गए, ठीक है। तो प्रारंभ में किस धर्म को माना था, जैन धर्म का अनुयायी। अनुयायी मतलब होता है कि उसके सहमत हैं, उसके मानते हैं और उसे हम लोग जानते हैं, वो होता है अनुयायी, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं, अजातशत्रु की हत्या किसने किया था। अब देखिए यहाँ पिता का हत्या उसका बेटा ही कर देता है, पिता का हत्या उसका बेटा ही कर देता है, और किसने किया था, उदयन ने किया था। जबरदस्त क्वेश्चन कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, उसका पुत्र उदयन ने, याद रखिएगा। बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने, उसका पुत्र ही था, ठीक है। फिर अजातशत्रु का हत्या किसने किया था, वो उदयन ने कर दिया। किसने किया था, उदयन ने किया था। और उदयन ने पाटलीग्राम को, अगला क्वेश्चन में है कि उदयन ने पाटलीग्राम बसाया, अर्थात पटना नगर। कौन सा नगर, पटना नगर, है ना। पूछा जाएगा कि पटना नगर का नवनिर्माण किसने किया, पटना नगर का निर्माण किसने किया, तो वो किसने किया था, उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। देखिए यहाँ उदयन, नीचे भी उदयन है ना, कि पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। याद रखिएगा पटना नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है ना। कहां बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है। गोलघर कहां है, पटना में है। कहां है, पटना में। हो सकता है आपके अगर एग्जाम में आए तो बेशक आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, उदयन किस धर्म का अनुयायी था। देखिए ये भी जैन धर्म को ही मानते थे, ये शुरू में जैन धर्म को मानते थे, पर जब सत्य जाने, सत्य का ज्ञान हुआ तो इन्होंने अपने नीति को बदल दिया और किस धर्म में बाद में चले गए, बौद्ध धर्म में। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में चले गए। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में चले गए, ठीक है। याद रखिएगा, जगह नहीं है, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। याद रखिएगा जैन धर्म के जो उदयन मानने वाले थे वो अंत में किस धर्म में गए, बौद्ध धर्म में चले गए, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने लगे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। ये हर्यक वंश का अगर अंतिम राजा पूछा जाए वो नागदशक था। कौन था, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, वो नागदशक था। कौन था, नागदशक था। याद रखिएगा इन पे बहुत लंबी कहानी है, पर इतनी लंबी कहानी में हम लोग उलझेंगे नहीं। कहानी मुझे केवल सीख दे सकता है, सफलता नहीं दे सकता है। इसलिए याद रखिएगा भाई मेरे, कहानी केवल मुझे मनोरंजन दे सकता है ना, मुझे मनोरंजन दे सकता है पर सफलता नहीं दिला सकता है। इसलिए मुझे कहानी में मत उलझना है। हाँ, ऐसे हम कभी कभी जो सीख दिलाने वाली कहानी होती है वो कहानी हम आपको बता दिया करेंगे, परंतु जो कहानी हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करे, हमारे जीवन में संघर्षता प्रदान करे, वही कहानी हमें, है ना, सीखना है, वही कहानी हमें जानना है। आगे फिर हम लोग जानते हैं शिशुनाग।
है ना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? ये कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। कालाशोक राजा था, इसका उत्तराधिकारी हुआ, है ना। उत्तराधिकारी कहा जाता है कि उनके मरने के बाद उनका सत्ता वो संभालेगा, उनका जो भार होता है वो संभालेगा, है ना, याद रखिएगा। अब अगला है शिशुनाग का अंतिम राजा, है ना, कौन था? मतलब शिशुनाग का अंतिम सम्राट कौन था? वो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था, याद रखिएगा। और एक अंत में क्वेश्चन आ जाता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद जी था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद जी था। कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद जी था, याद रखिएगा। अब आखिरी और मगध साम्राज्य के जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए, याद रखिएगा। जितने भी जबरदस्त क्वेश्चन था उस जबरदस्त क्वेश्चन को हम आपके सामने लाए थे, है ना। जो आपके एग्जाम में आते हैं है क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन उनको जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से आपको सफलता मिलेगी, वो सफलता का सूत्र हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये घनानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये घनानंद था। कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा अगर पूछा जाए कौन था, तो ये घनानंद था, याद रखिएगा। अब आते हैं सिकंदर के विषय में। कब आते हैं? सिकंदर, जिसका जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ये मकदुनिया का था। कहाँ का था? मकदुनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदुनिया का था। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। VVI क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख देते हैं कि सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का, याद रखिएगा। अब अगला है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरुआत कब से किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। अब आगे आते हैं, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। कौन था? जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये यही सब प्रश्न देखे जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो सिकंदर का सेनापति कौन था? ये सेल्यूकस निकोटर था। कौन था? सेल्यूकस निकोटर था। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकोटर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिकंदर को किससे युद्ध करना पड़ा था? अर्थात पंजाब के शासकों से। किससे युद्ध करना पड़ा था? पंजाब के शासकों से युद्ध करना पड़ा था। और उसको किस युद्ध के, यानी पंजाब से जो युद्ध करना पड़ा था सिकंदर को, उसको किस युद्ध के नाम से जानते थे? तो हाइडेस्पिज युद्ध का, है ना, हाई वोल्टेज का युद्ध था, याद रखिएगा। हाइडेस्पिज, क्या? हाइडेस्पिज, ठीक है ना, या झेलम या विस्तृता का युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झेलम के युद्ध से कौन सा शासक मशहूर था? वो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर था। विस्तृता के युद्ध से कौन सा शासक मशहूर था? वो सिकंदर था, याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, सिकंदर के सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? सिकंदर का जो सेना था ना, वो किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? वो ब्यास नदी को। किस नदी को? ब्यास नदी को। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, सिकंदर का जो सेना था वो किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? वो ब्यास नदी को। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, सिकंदर कब भारत पहुंचा था? है ना, 325 ईस्वी पूर्व में। कब पहुंचा था? 325 ईस्वी पूर्व में। स्थल मार्ग द्वारा। कैसे पहुंचे थे? स्थल मतलब कि रोडों के द्वारा, है ना, और जल मार्ग कहते तो जलों द्वारा, और वायु मार्ग कहते तो हवाई जहाजों द्वारा, है ना। तो यहाँ स्थल मार्ग द्वारा पहुंचे थे, 325 ईस्वी पूर्व की बात है। चलिए अब आगे है, सिकंदर का जल सेनापति। जबरदस्त क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति, है ना, जल सेना
थल सेना और वायु सेना। 3 कमांड होते हैं सेना के, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। थल स्थल है ना, और जल जमीन अर्थात नावों पे पानियों में, और वायु अर्थात हेलीकॉप्टरों पे। 3 सेना होता है। तो जल सेनापति कौन था? ये निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। कौन था? निर्याकस। अब चलते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बौका फेला, है ना, याद रखिएगा, बौका फेला, बौके फला, अर्थात सिकंदर का घोड़े का नाम क्या था? बौके फला नाम था। और इन्हीं के नाम से सिकंदर ने झेलम नदी के तट के किनारे, अर्थात जो नदी के किनारे बौका फेला नामक नगर का भी निर्माण किया, है ना। पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में बायदी भी क्वेश्चन आए कि बौका फेला नामक नगर का निर्माण किस शासक ने किया था, तो वो सिकंदर ने किया था। किस नदी के किनारे किया था? तो झेलम नदी के किनारे किया था। किस नदी के किनारे किया था? झेलम नदी के किनारे किया था। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? ये बौके फेला नाम था, और ये कहां था? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के नामों से नगर का निर्माण किया, ठीक है। और अब अंत में आपको एक बार फिर से कह देते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो उपलब्ध सबसे पहले हो। और यही नहीं, आपको जो भी नोट्स वगैरह जैसे भी आपको, है ना, प्राप्त होते हैं, या कहीं कोई अगर कमी रह जाती है तो जरूर आप कमेंट्स करिए, और हम उनका, है ना, अर्थात राज सर जो आपके लाइव क्लास लेते हैं वो जरूर, मैं ना, समाधान करेंगे। कोशिश करूंगा कि मुझे अगर कमेंट पढ़ने को मिल गया तो मैं भी आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं, है ना। मैं सोनू सर तब तक आपके लिए। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।